बात करें मॉनसून के पैरामीटर की, जिसकी बढ़ती रफ्तार ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। देश के कई राज्यों में हालात खराब हैं। लोग इस वक्त जल से जंग लड़ रहे हैं और इसके बीच मौसम विभाग की तरफ से अभी तक कोई राहत की बात सामने नहीं आई है। मौसम विभाग ने आज कुल 20 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और इनमें से बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मेघालय में रेड अलर्ट जारी है। करीब 300 mm बारिश हो सकती है यहां पर। वहीं पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब राजस्थान के भी कुछ जिलों में आज तेज बारिश की चेतावनी है और इसके अलावा पश्चिम बंगाल में आज तेज बारिश का अनुमान है। बारिश की पहले ही अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है और पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक पानी का ये रौद्र रूप दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ आई हुई है। लखीमपुर खीरी में 100 से ज्यादा गांव प्रभावित है। वहीं पर शाहजहांपुर, पीलीभीत में भी बाढ़ से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शाहजहांपुर में प्रशासन ने सेना से मदद मांगी है और इसके बाद सेना के जवान भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए हैं। आप इन 6 तस्वीरों को देखिए और इससे समझिए इस वक्त यूपी से लेकर केरल तक त्राहिमाम लोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, असम, केरल, ये 6 तस्वीरें अलग अलग राज्यों की हैं जो ये बताने के लिए काफी है कि इस वक्त जल प्रलय से किस तरह से इंसान दो चार है। और हिमाचल प्रदेश के चंबा में आज बेहद खतरनाक तस्वीर सामने आई है। चंबा के दोनाली मणिमहेश जाने वाले रास्ते पर अचानक ही देखिए किस तरह से पहाड़ जो दरकने लगे। गनीमत यह रही कि इस दौरान कोई भी यहां पर मौजूद नहीं था। बेहद ही भयानक यह तस्वीर है जिसमें आप देखिए मुख्य रास्ते से यात्रा कर रहे श्रद्धालु ने इस घटना को अपने कैमरों में कैद किया है, जिसके बाद यह तस्वीर वायरल हो रही है। तस्वीरें आप देखिए और यहां के खतरे को समझिए और इस भयावह मंजर को भी महसूस कीजिए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं चंबा के, जहां पर अचानक ही मौसम खराब होने के बाद बारिश हुई और बारिश के ठीक बाद जब लोग वहां से गुजर रहे थे तो पहाड़ का एक बहुत बड़ा सा हिस्सा सीधा ऊपर से खिसकता हुआ नीचे आ गया। तो देखिए किस तरह से यह हादसा हुआ। इस वीडियो से आप समझ सकते हैं कि ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और यहां से यह रास्ता गुजर रहा है। बेहद ही खूबसूरत नजारा है। अचानक ही ऊपर पहाड़ी से एक हिस्सा भर भराते हुए नीचे आ जाते हैं। चंबा की तस्वीर आप देख रहे हैं, सीधे भर भराते हुए नीचे आ जाता है। चंबा हिमाचल का वो इलाका है जहां पर बड़ी तादाद में टूरिस्ट भी पहुंचते हैं और इस दौरान ही कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में यह कैद किया है। एक बार फिर से देखिए कि यहां पर अचानक ही किस तरह से बड़ा सा हिस्सा पहाड़ का नीचे आके खिसक के नीचे आ जाता है और रोड को ब्लॉक कर देता है। हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब आपको यूपी के तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर कई जिलों में बाढ़ आई है तो कई जिलों के हालात बाढ़ की स्थिति से कम भी नहीं है। 6 जिलों की तस्वीर आप देख रहे हैं, शाहजहांपुर, पीलीभीत, गोरखपुर, लखीमपुर, मथुरा, अयोध्या, जहां बारिश से हालात खराब हैं। शाहजहांपुर, पीलीभीत और लखीमपुर में बाढ़ आई है। कल सीएम योगी ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया था। तो ये 6 तस्वीरें शाहजहांपुर, पीलीभीत, गोरखपुर, लखीमपुर, मथुरा और अयोध्या। अब देखिए शाहजहांपुर, पीलीभीत, लखीमपुर, ये वो इलाके हैं जो बिल्कुल तलहटी में बसे हुए हैं हिमालय के, जिस वजह से पहाड़ों में बारिश के चलते नदियां उफान पर आई और इन इलाकों में खासतौर पे पीलीभीत, शाहजहांपुर और लखीमपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ा और बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। अभी भी आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर शाहजहांपुर में उत्तर प्रदेश के गांव अब पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आपको सड़क से लेकर मार्केट तक पानी नजर आता है क्योंकि नदियों का जो स्तर है वो खतरे के निशान को पार कर चुका है। कई सारे जो पुल हैं लगभग खतरे के निशान के करीब पहुंच चुके हैं और आप देखिए जो ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर में लगभग 3 फीट से 4 फीट पानी कई जगहों पे नजर आ रहा है और जो निचले इलाके हैं या नदी के किनारे ज्यादा करीब बसे हुए इलाके हैं वहां पर करीब करीब 4.5 फीट तक पानी पहुंचा है। यहां पर आप देखिए जो दुकानें हैं और आसपास के जो रिहायशी मकान हैं सभी पानी में डूबे हुए हैं और लगभग कुछ एक हिस्सा ही रास्ते का नजर आ रहा है और डिवाइडर आप देख पा रहे हैं। यहां पर तो लोग मजबूरी में शाहजहांपुर में अब बाढ़ में पानी के बीच जाते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल लगातार बारिश से ज्यादा यहां पर पहाड़ों में जो बारिश हो रही है
और उस बारिश के पानी को जो नदियों में छोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो डैम्स है ज्यादातर ओवरफ्लो हो रही हैं। ऐसे में जो डैम्स हैं उन्हें खोला गया है, उनके फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे पूरा तराई के इलाके जो है वहां पर अब बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। अब देखिए कि यूपी का मॉनसून मीटर क्या कहता है। 24 घंटे में बारिश कितनी हुई है? 2.3 मिलीमीटर बारिश हुई है 24 घंटे में। 1 जून से बारिश की अगर बात की जाए तो 232.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, और साथ ही नॉर्मल बारिश कितनी होती है? 169.4 मिलीमीटर, यानी कि करीब ज्यादा जो बारिश हुई है 26% ज्यादा बारिश हुई है, जिसके चलते इस वक्त उत्तर प्रदेश के कई जिले और खास तौर पे जो इलाके तलहटी में बसे हुए हिमालय के, वहां पर इस वक्त बाढ़ के हालात पैदा हुए हैं, जिसमें हम फिर से बता रहे हैं आपको, पीलीभीत, लखीमपुर, इसके साथ ही शाहजहांपुर, ये तमाम जो इलाके हैं वो बिल्कुल तलहटी पर हैं, जिस वजह से पहाड़ी इलाकों में उत्तराखंड में जो बारिश हो रही है या फिर नेपाल में जो बारिश हो रही है उसका पानी नदियों में आ रहा है। वहां पर जो डैम्स बने हुए हैं ओवरफ्लो कर रहे हैं, उन्हें बचाने के लिए खतरे को देखते हुए फाटक खोल दिए गए और पानी पूरा यहां पर मैदानी इलाकों में आ रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ा और साथ में उत्तर प्रदेश के कई जिले, 100 से ज्यादा गांव पीलीभीत के इलाके में पानी में डूब गए। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? बारिश जो हुई है वो ज्यादा बारिश 26% ज्यादा हुई है। अब यूपी में रेन मीटर के बाद सबसे पहले गोरखपुर में बारिश की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब देखिए गोरखपुर के हालात कैसे बने हुए हैं। पानी लगभग ऐसा लग रहा है कि पुल के आखिरी पिलर को भी पार कर जाएगा, लेकिन यहां भी भारी बारिश के चलते जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिसके चलते निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। नदी के किनारे बसे लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, क्योंकि मकान उनके डूब गए हैं और धीरे धीरे पानी का जो जलस्तर है वो ऊपर ही जा रहा है। अब गोरखपुर, यानी कि सीधी सी बात है कि कई सारी जो नदियां हैं नेपाल की ओर से आती हैं। अब नेपाल में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से नेपाल की नदियां पानी से लबालब हैं। अब वहां से पानी छोड़ा जा रहा है जो भारत पहुंचती है, और भारत की जो नदियां हैं उसका जलस्तर बढ़ता है। गोरखपुर के बाद हम बात करेंगे अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मथुरा का हाल आपको दिखा रहे हैं। अब मथुरा में जो बारिश हुई है, यहां पर जो वाटर लॉगिंग की वजह से ही इतना पानी भरा है। सड़कें पानी से पूरी तरह से भरी हुई हैं। गाड़ियां आप देख सकते हैं करीब 1.5 से 2 फीट पानी से होकर गुजर रही हैं। लोगों को जल भराव की वजह से आने जाने में काफी दिक्कतों का भी सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। हालांकि इस इलाके में लगातार बारिश तो हो रही है, लेकिन जो नदी का जलस्तर है, यमुना का जलस्तर भी बढ़ा है, क्योंकि हथनीकुंड बराज से लगातार पानी आता जा रहा है, और इसी के चलते जो निकासी है पानी की नहीं हो पाई है, और शहर के अंदर पूरी तरह से पानी लबालब भर गया है। जो रोड्स हैं इस वक्त नहर नजर आ रही है, दरिया नजर आ रही हैं, और करीब 1.5 से 2 फीट पानी इस वक्त यमुना के वजह से, और साथ ही साथ यमुना नदी के आसपास के जो निचले इलाके हैं मथुरा में, वहां ज्यादा पानी भरा हुआ है। मथुरा में जल भराव की तस्वीरें के बाद अब आपको हम यूपी के आज किस तरह से यहां पर बारिश का अलर्ट दिया गया वही बताते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बारिश का जो अलर्ट है उसको भी ध्यान रखिए। जो उत्तर प्रदेश में है, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी। अगर बलरामपुर तक देखें तो पूरा पूर्वांचल इस वक्त इसकी जद में है, और साथ ही लखीमपुर खीरी भी इसमें आता है। बस्ती, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच, सीतापुर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बांदा, चित्रकूट और कौशांबी, यहां पर आप देखिए कि किस तरह से जो तराई के इलाके से सीधा आप बुंदेलखंड तक पहुंच जा रहे हैं। प्रयागराज, फतेहपुर, सोनभद्र, मिर्जापुर, संत कबीर नगर, इसके अलावा संत रविदास नगर, बिजनौर, संभल, बदायूं, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, लगभग आप देखिए लगभग जो उत्तर प्रदेश का जो पूरा हिस्सा है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, बुंदेलखंड की बात करते हैं, यहां तक कि तराई का इलाका, अगर अवध का एरिया हम छोड़ देते हैं, अवध का इलाका छोड़ देते हैं, तो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में भारी बारिश के चलते करीब करीब सारी नदियां उफान पर हैं, और बारिश के पानी से गंगा नदी का जलस्तर भी बढ़ गया है। अब देखिए कौन कौन सी जो नदियां इस वक्त उफान पर हैं। गंगा नदी जो मुख्य नदी है उत्तर प्रदेश में, पूरे सेंट्रल उत्तर प्रदेश को करते हुए पूर्वांचल की ओर जाती है। अब गंगा नदी का लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। रामगंगा, इसके साथ ही शारदा नदी, राप्ती नदी, बूढ़ी राप्ती और घाघरा, ये तमाम वो नदियां हैं जिनका जलस्तर बढ़ा है। मतलब साफ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, कानपुर से होते हुए, अवध प्रदेश से होते हुए जो पूरा पूर्वांचल का इलाका है, इस वक्त नदी के आसपास जो भी इलाके हैं, खासतौर पे गंगा नदी के आसपास के इलाके हैं, वहां पर इस वक्त खतरा बना हुआ है, क्योंकि जो सहायक नदियां हैं गंगा नदी की, उनमें जो पानी आ रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उसके चलते जलस्तर बढ़ेगा, और जो निचले इलाके हैं उसके ऊपर खतरा मंडराने लगा है। तो आपके अगर इलाके इसके आसपास पड़ते हैं तो आप सावधान रहिए। अब मैदानी इलाकों की तस्वीर भी आपको हम दिखाते हैं।
अब आपको सीधे पहाड़ ले चलते, क्योंकि मैदान की तस्वीर आपने देख ली। अब पहाड़ी इलाकों में किस तरह से हालात बने हैं, खासतौर पे लैंडस्लाइड के चलते काफी दिक्कतें आ रही हैं, रास्ते ब्लॉक हो रहे हैं। जैसे कि बद्रीनाथ हाईवे पर 3 बार लैंडस्लाइड हुआ है। 48 घंटे से बद्रीनाथ हाईवे बंद है, 48 घंटे से, यानी 2 दिन से। आपको बद्रीनाथ हाईवे पर हुए लैंडस्लाइड की तस्वीर भी दिखाते हैं, भयानक तस्वीर है ये। बुधवार को यहां पर भयानक लैंडस्लाइड जो हुई, उसकी तस्वीर को आप देखिए कि यहां पर आपको लगेगा शायद कोई धमाका हुआ है, धुआं उठ रहा है, नहीं। ये जो तस्वीर है, दरअसल जब पूरा पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा चट्टानों के साथ, मलबे के साथ भर भराते नीचे आया, उसके बाद ये धूल का गुबार नजर आया। दूर से देखे तो लोग समझेंगे कि हो सकता है कोई मिसाइल अटैक हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा पहाड़ का हिस्सा था, कितना खतरनाक वो मंजर रहा होगा जिस वक्त ये घटना हुई। ये देखिए किस तरह से पूरा का पूरा एक बड़ा सा हिस्सा आता है और अपने साथ मलबा लेकर आता है और पूरा हाईवे का एक हिस्सा डैमेज करते हुए नीचे खाई की ओर चला जाता है। अब बद्रीनाथ हाईवे पर पहले मंगलवार को 2 बार लैंडस्लाइड हुआ है, फिर कल भी खतरनाक तस्वीर सामने आई है। 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के चमोली की यह तस्वीर है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर 3 जगह पे पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गए। पहली तस्वीर आज की है, जहां बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा लंगसी टनल के पास लैंडस्लाइड हुआ, धुएं का गुबार छा गया। और दूसरी और तीसरी तस्वीर कल की है, जहां पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया। बद्रीनाथ हाईवे पर 3 दिन से बारिश भी नहीं हुई है, उसके बावजूद पहाड़ भरभराकर टूट रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो पिछले दिनों बारिश हुई थी, उस बारिश के चलते मिट्टी लूज हुई और जो बड़े बड़े चट्टान लगे हुए थे, मिट्टी के जरिए जुड़े हुए थे, वो धीरे धीरे खिसकने लगे। और उसी का नतीजा है कि बारिश ना होने के बावजूद वहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। तो यह बताता है कि किस तरह से वहां पर बारिश के बाद जो पहाड़ हैं और उसमें जो मिट्टी होती है वो कमजोर हो जाती है और उसके बाद ये लैंडस्लाइड अमूमन हर जगह देखने को मिलता है। अब उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते चंपावत में शारदा नदी उफान पर है। नदी के पानी ने बनबसा बैराज पूरी तरह से लबालब भर दिया है। पानी बढ़ने के चलते बैराज से पानी छोड़ना पड़ा है, जिसके चलते अब शारदा नदी के निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। देखिए किस तरह से शारदा बैराज इस वक्त पानी से पूरी तरह से लबालब नजर आ रही हैं। अब यहां पर पानी आया कहां से? पानी आया है पहाड़ों से। लगातार जो पहाड़ों में पानी बरस रहा है, बरसाती नालों से पानी इकट्ठा होकर सीधा शारदा नदी और शारदा नदी के जरिए बराज तक। और बराज में जो पानी भरा हुआ है, अब उसको खतरे के निशान से ऊपर जाने की नौबत आएगी, जिसके चलते एहतियातन इसके फाटक खोल दिए गए हैं। अब इसके फाटक खोलने के बाद नदी का पानी आगे मैदानी इलाकों में जा रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी जो इलाके सटे हुए हैं यहां से, और शारदा नदी जहां जहां से गुजर रही है वहां पर इस वक्त बाढ़ का खतरा बना हुआ है। तो निचले इलाकों में इस वक्त खतरा लगातार बना रहेगा जब तक कि मॉनसून का सीजन है और बारिश होती रहेगी। अब उत्तराखंड में 13 जुलाई तक सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। 200 से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन घोषित किए गए हैं। 97 संवेदनशील पुलों पर भी निगरानी कर दी गई है। तो उत्तराखंड में मॉनसून किस तरह से आफत बनकर आया है, उसकी एक तस्वीर भी हमको आपको दिखा रहे हैं, साथ ही आपको बता भी रहे हैं कि क्या खतरा है। 13 जुलाई तक सभी जिलों में येलो अलर्ट है। लगभग 150 से 200 mm तक की बारिश हो सकती है। 97 संवेदनशील पुलों पर निगरानी रखी गई है, क्योंकि खतरा है। यहां पर 200 से ज्यादा लैंडस्लाइड जोन घोषित किए गए हैं, जहां पर पहाड़ कमजोर है। 84 पुल की मरम्मत करने की कवायद शुरू कर दी गई है, क्योंकि ये जो पुल है अहम भी है, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा है कि ये पुल ज्यादा बारिश होती है या फिर जो नदी नाले हैं उसमें अगर पानी ज्यादा आता है तो ऐसे में ये पुल टूट सकते हैं। साथ ही साथ हम आपको बता रहे हैं कि 97 तो ऐसे संवेदनशील पुल भी हैं, ब्रिज भी हैं, जिन पर निगरानी की जा रही है। लगातार देखा जा रहा है कि कहीं वहां पर खतरा तो नहीं बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड के ऊपर जो मॉनसून की आफत है वो जबरदस्त नजर आ रही है। बारिश हो या बारिश ना हो, उसके बावजूद भी लैंडस्लाइड की जो घटनाएं हैं वो लगातार हो रही हैं। इसलिए 200 से ज्यादा जो जगह हैं उन्हें भी चिन्हित किया गया है जहां पर खतरा हो सकता है, लैंडस्लाइड हो सकता है। जैसा हमने बताया कि जरूरी नहीं है कि बारिश हो तभी लैंडस्लाइड हो। आप हमेशा देखिएगा जो बारिश के ठीक बाद ही लैंडस्लाइड क्यों होता है, क्योंकि जब बारिश होने के बाद हम आपको बता रहे हैं कि क्योंकि जो एफोरेस्टेशन यानी कि पेड़ जो काटे जा रहे हैं या सड़कें बनाई जा रही हैं, जिससे की वजह से जो पहाड़ है कमजोर होते जा रहे हैं, और उसी के चलते जब बारिश होती है और उसके कुछ दिन बाद ही लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, क्योंकि मिट्टी धीरे धीरे खिसकती है।
अब उत्तराखंड के बाद बात करेंगे हम दिल्ली की। दिल्ली के बवाना में मुनक नहर का तटबंध टूट गया, जिसके चलते पूरी जेजे कॉलोनी अब पानी में डूब गई है। यहां सड़कों पर कई फीट पानी बढ़ गया है और लोगों को कमर तक भरे पानी से गुजरना पड़ा है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की है, ना ही उत्तर प्रदेश ना ही उत्तराखंड। अब सीधे राजधानी दिल्ली की तस्वीर देखिए, जरा सा तटबंध क्या टूट गया, दिल्ली का पूरा जेजे कॉलोनी पानी में डूब गया है। अभी कुछ दिन पहले तक दिल्ली में लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे थे और इस वक्त इतना पानी आ गया कि लोगों को कमर तक पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार नहर का जो तटबंध टूटा उसी के चलते यह पानी भरा है और पूरा ये जो इलाका आप देख रहे हैं जेजे कॉलोनी का, उसके चलते यहां पर इतना पानी भरा है। तो दिल्ली की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर इस वक्त पानी भर गया है जेजे कॉलोनी में और लोगों को पानी से गुजरने के लिए मजबूर होना पड़ा है। अगर पूरे देश की बात करें तो आज 20 राज्यों पर भारी बारिश का अनुमान जताया गया। इनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय में रेड अलर्ट है। वहीं मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 8 राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के भी कुछ जिलों में आज भारी बारिश की संभावना जताई गई है। तो आपको बता दें आज देश में वो कौन कौन से राज्य हैं जहां पर बारिश का खतरा मंडराने लगा है। तो देश में भारी बारिश का अलर्ट इस वक्त आप देख रहे हैं। ये देश के आप मानचित्र को देखिए, लगभग पूरा देश इस वक्त मानसून के जद में है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इसके अलावा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त ऑरेंज अलर्ट आपको नजर आ रहा है। कर्नाटक को छोड़ दें तो ये वो इलाके हैं जहां पर इस वक्त ऑरेंज अलर्ट है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब आप समझ लीजिए करीब करीब 200 mm बारिश हो जाती है। रेड अलर्ट जोन भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले राजस्थान, मध्य प्रदेश, वो ये इलाके हैं जहां पर इस वक्त बारिश का रेड अलर्ट हम आपको दिखाएंगे। बिहार, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, देखिए बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, यहां पर 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हो सकती है, इसलिए यहां पर रेड अलर्ट घोषित किया गया। बेहद ही खतरनाक है। बिहार में बहुत तेज बारिश होने का अनुमान भी जताया जा रहा है, लेकिन उससे पहले यहां पर जो हालात है बहुत अच्छे नहीं। अब सासाराम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अब सासाराम में देखिए कि क्या हालात बन गए हैं। अब सासाराम पटना से बिल्कुल अगर देखा जाए तो करीब करीब 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा सासाराम। तो वहां पर इस वक्त ये देखिए किस तरह के हालात बने हुए हैं। पूरा का पूरा जो इलाका है पानी में डूब गया है और सासाराम में इस वक्त बारिश के बाद जो हालात बने उससे पता लगता है कि जो नगर निगम है उसने किसी भी तरह से कोई यहां पर काम करके नहीं रखा हुआ था, जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो गई है। तो बिहार की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इसके बाद आपको असम की तस्वीर दिखाएंगे। असम में नौगांव की तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहां भारी बारिश के चलते पूरा इलाका पानी में डूबा हुआ है और हाथी के जरिए आप देखिए कि लोग अब मजबूर हैं कि वो सफर करें, क्योंकि पानी इतना ज्यादा है कि सड़कें डूब गई हैं, यहां पर नाव भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो ऐसे में जो जरिया बचा, एक बार फिर से हम आपको दिखाएं वो तस्वीर जिसमें आप देख पाएंगे कि जो लोग हैं हाथी के जरिए अब सफर करने को मजबूर हैं, क्योंकि नौगांव का जो पूरा इलाका है इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। ये देखिए एक बार फिर से हाथी के जरिए अब लोग यहां पर आगे अपने सफर को तय कर रहे हैं। या किसी व्यक्ति का कुछ अगर रोज रह गया होगा घर में, क्योंकि ये तो घर तो खाली हो चुके हैं, लोग यहां से हटा लिए गए हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचा दिया गया है, लेकिन अगर किसी को आना भी पड़ रहा है तो यहां पर नाव नहीं, अब हाथी का सहारा लिया जा रहा है। अब किस राज्य में कितनी बारिश हुई है इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, तो आप समझेंगे कि आखिरकार क्यों हम बता रहे हैं कि इस वक्त पूरा जो देश है जल प्रलय से जूझ रहा है। खास तौर पर जो मैदानी इलाके हैं वो ज्यादा ही इस वक्त बाढ़ की चपेट में। अब तक कहां कितनी बारिश हुई है यह भी आपको बता रहे हैं। अब राज्य देखिए, उत्तर प्रदेश कितनी बारिश हुई है, 213.3 मिलीमीटर यहां पर बारिश हो चुकी है। नॉर्मल होता है 169.4 मिलीमीटर, 26% ज्यादा उत्तर प्रदेश में बारिश हुई है, इसलिए सबसे ज्यादा यहां के इलाके प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड पहाड़ी इलाका है, यहां पर 328.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, यहां के लिए नॉर्मल है 295.4 मिलीमीटर, 11% ज्यादा उत्तराखंड में बारिश हुई है। अब बात करते हैं दिल्ली की। राजधानी दिल्ली 121.1 मिलीमीटर यहां पर बारिश हुई है, जबकि यहां का नॉर्मल कितना है, नॉर्मल यहां पर आंकड़ा होता है 109.5, इसे 110 आप ले लीजिए, 11% यहां पर भी अतिरिक्त बारिश देखने को मिली है। अब बात होती है महाराष्ट्र की, यहां पर 340.3 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि 310.7 जो मिलीमीटर है यहां के लिए सामान्य है। 10% महाराष्ट्र में भी अतिरिक्त बारिश दर्ज की गई है। राजस्थान रेगिस्तान, जहां पर लोग पानी के लिए तरसते हैं, वहां पर 106 मिलीमीटर बारिश हुई है,
जबकि 92.4 मिलीमीटर यहां बारिश होती है। 15% ज्यादा राजस्थान ने भी बारिश को यहां पर इस वक्त रिसीव किया है। तो कुल मिलाकर ये पूरे देश में आपको हम अहम आंकड़े दिखा रहे हैं, जहां पर जो बारिश हुई है वो सामान्य से ज्यादा हुई है। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश इसमें नाम आता है, जिसमें 26% ज्यादा बारिश है, और यही वजह है कि ज्यादा जो जिले प्रभावित हुए हैं बाढ़ से वो इस वक्त उत्तर प्रदेश के हैं। एक तरफ पानी से हाहाकार मचा है, सैलाब का सितम देखने को मिल रहा है, तो दूसरी तरफ नीट यूजी में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका पर भी अब से थोड़ी देर में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होने जा रही है। आज सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाले 3 जजों की बेंच आज यह तय कर सकती है कि नीट की परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी। अगर होगी तो री एग्जाम होगा या नहीं होगा। इसके साथ ही कोर्ट एनटीए को लेकर भी ऑर्डर दे सकता है। नीट यूजी परीक्षा को लेकर करीब 23 लाख छात्रों का भविष्य इस वक्त अधर में लटका हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के पास 43 याचिकाएं गई जिस पर सुनवाई हो रही है। इनमें से 34 याचिकाएं तो स्टूडेंट्स, टीचर्स और कोचिंग इंस्टीट्यूट ने दी है, जबकि 4 याचिकाएं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से लगाई गई, यानी एनटीए की ओर से। इस बीच सीबीआई ने कोर्ट में नीट पेपर लीक केस में अब तक हुई जांच की रिपोर्ट सौंप दी है। अब सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने जांच रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में दी है। वहीं बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया गया, एफिडेविट दिया गया है। वो नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। सरकार ने साफ कहा है, केंद्र सरकार ने कहा है कि परीक्षा में कोई बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है, इसलिए जो परीक्षा है उसे रद्द ना की जाए। इससे 23 लाख छात्रों के भविष्य के ऊपर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, जिन्होंने इस बार इस एग्जाम में हिस्सा लिया था, परीक्षा दिया था। तो सबकी नजरें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, जहां किसी भी वक्त इस पर बड़ा फैसला आ सकता है। अब सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दिया और पेपर लीक बड़े पैमाने पर नहीं होने की बात कही, लेकिन जो छात्र जिन्होंने इस बार परीक्षा दी थी वो सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। वो दोबारा परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। ऐसे छात्रों से ही बात की हमारे सहयोगी कुमार सोनू ने। हमारे साथ कुछ छात्र हैं जिन्होंने एग्जाम भी दिया और वो याचिकाकर्ता भी हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष दुबे। हर्ष, क्या कुछ आप लोगों का स्टैंड है कोर्ट में आज और जो पूरी सुनवाई हुई? हाँ, हम लोग चाहते हैं कि वाइड स्प्रेड पे पेपर लीक जो हुआ है वो प्रूफ हो जाए। अगर अब जो एनटीए वाले गवर्नमेंट है वो कह रहे हैं कि नहीं, बहुत बड़े लेवल पे पेपर लीक नहीं हुआ है, तो आप कैसे कह सकते हैं? जिसने पेपर लीक कराया आपने अभी तक उसको तो पकड़ नहीं पाया है, तो उसने किस किस को पेपर दिया है आप कैसे कह सकते हैं? और उसने बिहार में पेपर लीक किया, वो रहने वाला संजीव मुखिया जो एमपी का है, क्या उसने एमपी में पेपर लीक नहीं कराया होगा? अगर आपने अभी उसको नहीं पकड़ पाया, आप कह रहे हैं कि पेपर लीक जो है छोटे लेवल पे हुआ है, वाइड स्प्रेड पे नहीं हुआ है, तो आप कैसे कह रहे हैं? आपने उसको तो पकड़ ही नहीं पाया जिसने पेपर लीक कराया। और ऐसे जाने कितने लोग हैं जिनको अभी तो पकड़ना ही बाकी है। तो अभी अगर कोई आवाजें ना उठाई जाती तो शायद ये भी नहीं पकड़ा जाता संजीव मुखिया भी, और जाने कितने लोग ऐसे भरे पड़े हैं जिनको अभी पकड़ा ही नहीं गया है। और ओएमआर फिलिंग करी गई है सेंटर्स पे, वो उस पे तो आपने बिल्कुल एक्शन ही नहीं ले रहे हो। उसमें तो किस बच्चे की कितनी ओएमआर फिल हो गई है ये आप कैसे पता करेंगे? किस सेंटर पे कितना ओएमआर फिलिंग करी गई ये कैसे पता करेंगे? अब जैसे अपन देखिए गोधरा वाली जगह, तो वहाँ क्या है कि बच्चों का पेपर सबमिट हो गया 5:20 पे, और वहाँ से ओएमआर जाती है 9 बजे, तो 4 घंटे तक पेपर जो है सेंटर पे रखे हुए हैं और बिना किसी कैमरे की निगरानी में। तो उस समय उन ओएमआर के साथ क्या छेड़खानी हुई है, क्या किया गया है, ये आप कैसे पता करेंगे? हाँ, एक और चीज मैं जानना चाह रहा था आपसे कि जो सरकार ने और एनटीए ने ये कहा कि क्योंकि छोटे स्तर पर हुआ है, सभी बच्चों का भविष्य जो है अधर में लटक जाएगा अगर इसको रीटेस्ट करवाया जाता है, तो उसको लेकर आप क्या? और जो हम लोगों का भविष्य अधर में लटका हुआ है उसको लेके क्या कहेंगे? अगर आप उस पर भी तो एक्शन लेना, जो हम लोगों का अधर में लटका दिया है। आप कह रहे हैं कि जिसके अच्छे नंबर आए उसका लटक जाएगा, तो उसने अगर पढ़ाई करी है तो वो दोबारा से पेपर दे सकता है। केवल एक बार रिवीजन ही तो करना है, और जिसके पास आखिरी मौके हैं, जिसको अगला चांस ही नहीं मिल रहा है, जो अगली बार पेपर ही नहीं दे सकता, उसका तो ड्रीम मर जाएगा ना। आप उसकी क्यों नहीं सोच रहे? वो तो उस बच्चे को तो जिसके अच्छे नंबर आए उसे तो सिर्फ एक बार रिवीजन ही तो करना है, और अगर रिवीजन करके वो भूल गया है 2 महीने में, तो फिर तो एमबीबीएस ही मत करे, क्योंकि 5 साल में तो वो सब कुछ भूल जाएगा। जो बच्चा 2 महीने में अपना सिलेबस याद किया हुआ भूल गया, वो 5 साल बाद तो उसे कुछ याद ही रहने वाला नहीं है, तो फिर एमबीबीएस करके करेगा भी क्या वो? आपका क्या नाम है? मेरा नाम काजल कुमारी। आपने भी दिया था? नहीं? हाँ जी, दिया है। काजल जी, ये बताइए कि आप लोगों ने क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में आज क्या चाहते हैं आप? क्या कुछ आप सुनवाई भी? हम सब चाहते हैं कि रीनीट का फैसला हमारे हक में आ जाए, क्योंकि इन लोगों ने जो एक वीडियो, इन्होंने अगर साइबर क्राइम डिपार्टमेंट इन्वॉल्व करके सिर्फ
इतना चेक किया कि वो वीडियो असली है या नहीं। जैसे उन्होंने नेट का पेपर का चेक किया कि वो टेलीग्राम पे लोड हुआ था या नहीं हुआ था, लीक हुआ था कि नहीं, उस तरीके से ये लोग नीट का पेपर क्यों नहीं चेक कर रहे कि टेलीग्राम पे लीक हुआ है कि नहीं, ये सिर्फ ये वीडियो क्यों वेरीफाई कर रहे हैं। तो पहले तो वो अच्छे से चेक करे। और इनका कहना था कि 25% जो कल समरी आई है उसमें लिखा है कि 25% रिड्यूस हुआ, इसीलिए स्कोर ज़्यादा हो गया, कट ऑफ हाई हो गया। पर जब ये डिलीट कर रहे थे 25% सिलेबस, तो इन्होंने कहा था कि वो बहुत ईजी चैप्टर है, उनका कोई उतना यूज़ नहीं है। जब ईजी चैप्टर आप डिलीट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि हार्ड चैप्टर के क्वेश्चंस ज़्यादा आएंगे, तब तो कट ऑफ कम जाना चाहिए, ना कि हाई होना चाहिए। और सीधा हम बात करते हैं हमारे संवाददाता कुमार सोनू से। कुमार सोनू, किस वक्त तक ये फैसला आ सकता है? और दूसरी बड़ी बात है कि जो सीबीआई की ओर से जो सीलबंद लिफाफा रिपोर्ट सौंपी गई है, वो अब कितना अहम रहेगा इस पूरे मामले पर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि इस पूरे मामले पर जो भी धांधली के आरोप लग रहे हैं, जो भी पेपर लीक की बात सामने आ रही है, उसको लेकर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की है सीबीआई ने। और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट जो है बंद लिफाफे में, सील पैक लिफाफे में कोर्ट में दाखिल की है। अभी सुनवाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन जो है जल्दी इस पर सुनवाई शुरू होगी, क्योंकि 40 नंबर आइटम इसमें जो है ना लगा हुआ है और अभी जो है कुछ समय और लग सकता है। लेकिन अब इसमें एनटीए को तो ये उम्मीद है कि रीटेस्ट की जो है आदेश सुप्रीम कोर्ट ना दे, साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी इसी तरह का आदेश की उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट से। तो वहीं जो याचिका करता है, जिसमें छात्र भी हैं, जिसमें अध्यापक भी हैं, जिसमें जो इंस्टीट्यूट है वो भी शामिल हैं, तो वो ये लगातार मांग कर रहे हैं कि पूरे मामले में रीटेस्ट होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, प्रोब जो चल रही है, वो प्रोब चलती रहे, लेकिन इस पूरे मामले में जो है रीटेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र ये चाहते हैं, क्योंकि वो अगली बार नहीं दे पाएंगे, तो ऐसे में उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। तो वहीं नीट की तरफ से या केंद्र सरकार की तरफ से एक आ गया, क्योंकि जो मामले की एक बात तो शिकायत है ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सीबीआई की जो रिपोर्ट गई है, जो सूत्र बताते हैं कि उसमें यह कहा गया है कि जो ये लीक हुआ है पेपर, कुछ एक सेंटर्स में हुआ है, सोशल मीडिया पर नहीं हुआ है। देखिए बिल्कुल, अभी क्योंकि वो लिफाफा ओपन नहीं हुआ है, तो इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना जरूर ये सामने आ रहा है कि एक सेंटर का उस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। कुछ 1.5 दर्जन के करीब जो छात्रों की को पेपर मिलने की बात सामने आई है। अभी आधिकारिक तौर पर जो है जब तमाम पॉइंटर सामने आएंगे तो उसके बाद ही साफ कुछ कहना सही होगा। लेकिन इतना जरूर है कि सीबीआई की जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट में जो रखी गई है, वो बेहद अहम होगी आज की सुनवाई के लिए। अमित, तो वैसे भी आज सबकी नजर लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट की ओर, क्योंकि नीट यूजी को लेकर जो परीक्षा हुई थी उसमें जो गड़बड़ी हुई थी उसको लेकर और साथ ही री एग्जाम को लेकर बड़ा फैसला आने वाला है।